हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 दोस्तों हमारा चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आतर्व या मासिक चक्र क्या होता है, जिसको कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। देखिए, कोई भी जो मादा है उनमें बेसिकली दो प्रकार का प्रजनन चक्र पाया जाता है। एक होता है आतर्व, जिसको कि मासिक चक्र कहते हैं या ऋजु चक्र कहते हैं। इसके अलावा एक और चक्र होता है प्रजनन चक्र, जिसको हम कहते हैं मध्य चक्र। तो देखिए, जिसको हम एस्ट्रेस साइकिल कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मासिक चक्र या आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। देखिए, सबसे पहले यदि बात की जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल की या मासिक चक्र की, तो ओवरऑल यह जो होती है किसमें होती है, मादाओं में होती है। और देखिए, जो मादा होते हैं बेसिकली जो प्राइमेट जीव हैं, और इसके अलावा जैसे बंदर हो गया, कपि हो गया, और इसके अलावा जो मानव, इनकी जो मादाएं होती है इनमें यह प्रजनन चक्र जो है संपन्न होता है। मतलब यह जो मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यह बेसिकली मादा प्राइमेट जीवों में पाए जाते हैं, जैसे बंदर, कपिवा, मानव, इनकी मादाओं में पाई जाने वाली यह एक प्रजनन चक्र है। यदि हम बात करें किसी भी आतर्व या मासिक चक्र की, तो देखिए प्रथम माहवारी यौवनारंभ प्रारंभ होने पर आती है, जिसे हम रजोदर्शन कहते हैं। देखिए, जैसे ही यौवनावस्था प्रारंभ होती है, मतलब कोई भी यदि फीमेल जैसे ही 11, 12, 13 की एज में आती है, वैसे ही इसमें आतर्व या मासिक चक्र जो है प्रारंभ हो जाता है। और मासिक चक्र के प्रारंभ होने की इस क्रिया को हम रजोदर्शन या मैनार्क कहते हैं। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज पेपर में अक्सर यही पूछी जाती है कि जैसे ही यौवनावस्था प्रारंभ होती है, वैसे ही जो मासिक चक्र प्रारंभ होता है या रजोदर्शन जो स्टार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं। तो जो रजोदर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैनार्क कहते हैं। देखिए, जो मानव मादाएं होती है, मानव मादाओं में जो माहवारी होती है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो लगभग 28 दिनों की होती है। ये 1-2 इधर उधर हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो है 28 दिनों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मादाओं के अंदर संपन्न होता है। देखिए, यह पूरी की पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यह 4 स्टेप में संपन्न होती है। पहली प्रवस्था इसमें होती है आतर्व प्रवस्था, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। इसके अलावा दूसरा है पुट्टिकीय प्रवस्था होती है, दूसरा जिसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसके अलावा अंडोत्सर्ग प्रवस्था होती है, जिसको हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। इसके अलावा चौथा होता है ल्यूटियल या इसको हम स्रावी प्रवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे क्रमशः हम समझेंगे कि चारों पॉइंट जो इनके हैं, एक एक करके क्रमशः समझेंगे कि क्रमशः स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कौन कौन से हार्मोनों का यहाँ पे कंट्रोल होता है, और पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसको क्रमशः यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो पहली प्रवस्था होती है जिसको हम कहते हैं आतर्व प्रवस्था या मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे ही कोई फीमेल 11, 12 या 13 की एज में पहुंचती है, वैसे उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है कि उनमें जो ओवम के बनने की क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। देखिए, पहली प्रवस्था जो कि आतर्व प्रवस्था होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, इस मेंस्ट्रुअल फेज में जैसे ही स्टार्टिंग होती है, तो इस प्रवस्था में जो रजोस्त्राव होता है या ऋतुस्त्राव होता है, जो कि 3 से 5 दिनों तक रहता है। देखिए, जैसे ही आतर्व प्रवस्था स्टार्ट होती है, मतलब स्टार्टिंग की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले से लेकर के जो 5वें दिन तक की प्रवस्था है, इसमें क्या होता है, रजोस्त्राव होता है या इसमें ऋतुस्त्राव होता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, जो रजोस्त्राव होता है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत के कारण होता है, जो योनि से बाहर निकलता है। मतलब जैसे ही आतर्व प्रवस्था आती है, इसमें रजोस्त्राव जो है प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो मानव है, जो बेसिकली मादाएं होती है, इनमें क्या होता है, जो गर्भाशय होता है या यूट्रस जो होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसी परत के कारण होता है। मतलब जो एंडोमेट्रियम परत होती है, इसी परत से क्या होने लगता है, रजोस्त्राव होने लगता है। और वह रजोस्त्राव जो है किसके माध्यम से बाहर निकलता है, तो वह योनि के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो गर्भाशय होता है उसमें हमने आपको क्या बताया था कि 3 स्त्री होती है। मतलब गर्भाशय में 3 प्रकार की जो झिल्लियाँ होती है वो पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। देखिए, जो सबसे आंतरिक स्तर होता है गर्भाशय को वो कहलाता है क्या, एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम होता है, ये जो आपको सबसे आंतरिक वाला भाग दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये एक्चुअल में कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और इसी से क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे आतर्व प्रवस्था स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होती है, वैसे ही एंडोमेट्रियम की दीवार से क्या होने लगता है, रजोस्त्राव होना प्रारंभ हो जाता है।
और ये जो रजोस्त्राव होता है बेसिकली ये रक्त ऊतक द्रव या श्लेष्मा का स्त्राव होता है। मतलब जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है इसमें से रक्त या ऊतक द्रव जो श्लेष्मा के रूप में होता है यह बाहर निकलने लगता है। तो रक्त जो है बेसिकली बाहर निकलने लगता है या ऊतक द्रव से मिलकर के रक्त जो है बाहर निकलने लगता है। तो जैसे ही आतव प्रवस्था या मेंस्ट्रुअल फेज आती है, इस प्रवस्था में क्या होता है कि मासिक चक्र के पहले से लेकर के 5वें दिन तक क्या होता है, रजोस्त्राव होता है। और उसके बाद यह रजोस्त्राव जो होता है यह किसके कारण होता है, तो यह गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम परत होती है उसके कारण होता है। और एंडोमेट्रियम की दीवार से रिस रिस कर जो ब्लड होता है या रक्त जो होता है वो कहाँ आने लगता है, योनि से बाहर आने लगता है। तो ये कब होता है, ये आतव प्रवस्था यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज में होता है। इसके अलावा देखिए मेंस्ट्रुअल फेज की यदि हम बात करें तो रजोस्त्राव जो होता है यह एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन की अचानक आई कमी के कारण होता है। जैसे ही एंडोमेट्रियम की परत में क्या होता है, एंडोमेट्रियम की तरफ से ब्लड जो है निकलने लगता है, वैसे वैसे क्या होता है कि रजोस्त्राव जो है, इसके रजोस्त्राव के समय जो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है इनमें अचानक क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मतलब प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं इनकी मात्रा में अचानक कमी आ जाती है, जिस कारण से ये एंडोमेट्रियम की जो परत होती है इसमें रक्त का स्त्राव जो है होने लगता है, जो कि रजोस्त्राव के रूप में बाहर योनि से निकलता है। इसके अलावा जो रजोधर्म होता है, देखिए रजोधर्म तभी होता है जब अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। देखिए अंडोत्सर्ग जब होगा, अंडोत्सर्ग के बाद मान लीजिए यदि कोई अंडाणु जो होता है, अंडाणु यदि किसी भी शुक्राणु से मिल जाता है तो निषेचन हो जाएगा। अदरवाइज जब निषेचन नहीं होता है तो ये अंडाणु जो होते हैं, रजोधर्म जो है, ये रजोचक्र जो है पुनः स्टार्ट हो जाता है। तो रजोधर्म तभी आता है जब अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। इसके अलावा जो रजोस्त्राव होता है, यदि रजोस्त्राव की अनुपस्थिति हो जाती है मतलब गर्भाधारण का संकेत है। जैसे ही देखिए यदि रजोस्त्राव हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन रजोस्त्राव होना यदि बंद हो जाता है इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी फीमेल जो है वह गर्भाधारण करने के योग्य हो चुकी है। मतलब जो है कोई भी जो फीमेल होती है वो फर्टिलाइज्ड हो चुका है, मतलब जो ओवम है वो स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो चुका है। तो इस प्रकार से जो रजोस्त्राव होता है, यदि रजोस्त्राव नहीं हो रहा है मतलब गर्भाधारण का ये संकेत होता है कि गर्भाधारण हो चुका है। लेकिन रजोस्त्राव की अनुपस्थिति जो होती है यह तनाव और अल्प पोषण के कारण भी हो सकती है। कभी कभी देखिए क्या होता है कि रजोस्त्राव जो है नहीं आता है, लेकिन इसका कारण ये ही नहीं है कि कोई भी मादा प्रेग्नेंट या गर्भाधारण हो चुकी है। इसका कारण ये भी हो सकता है, एक कारण तो तनाव हो सकता है, दूसरा कारण क्या होता है, अल्प पोषण भी हो सकता है, क्योंकि इनके कारण भी प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन के लेवल में कमी आ जाती है। अब देखिए इसके बाद जैसे ही पुटकी प्रवस्था आती है तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान देनी है कि जब आप लोग मादा जनन तंत्र का डायग्राम देखे हैं तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि जो अंडाशय या ओवरीज की संरचना होती है, अंडाशय के अंदर क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो अंडाशय की जब हमने आपको संरचना दिखाई है तो अंडाशय की संरचना के अंदर देखिए कई सारे हमने आपको बताए थे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए अंडाशय की संरचना है। अब इस संरचना के ऊपर या इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कई सारे भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है इसको क्या हम बोलते हैं, ये होता है फॉलिकल। मतलब अंडाशय के अंदर कई सारे फॉलिकल बनते हैं। तो फॉलिकल का निर्माण होना आतर्व चक्र में प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, जो सबसे पहले फॉलिकल बना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण जो होता है आतर्व प्रवस्था में हो जाता है। अब जैसे जैसे पुटकी प्रवस्था आती है तो पुटकी प्रवस्था या जिसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, जैसे ही पुटकी प्रवस्था आती है तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल जो बना है यानी जो प्राथमिक पुटिका बनी है इसमें क्या होने लगता है, इसका विकास होने लगता है। और इसका विकास होते होते जो है सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्सरी फॉलिकल का भी निर्माण हो जाता है। और फिर 13वें दिन के लास्ट होते होते तक में यहाँ पे एक बड़ी सी ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो जाता है, क्योंकि जो ओवम होते हैं वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही मौजूद होते हैं।
अब जो दूसरी प्रवस्था है वो है पुटकीय प्रवस्था, जिसको हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। देखिए बेसिकली जो फॉलिकुलर फेज होता है इसमें क्या होता है, यह प्रवस्था रजोस्राव प्रवस्था के बाद आती है, मतलब आतारू प्रवस्था के बाद आने वाली प्रवस्था होती है, और यह माहवारी के 5th से लेकर के 13वें दिन तक होती है। मतलब ओवरऑल जो पुटकीय प्रवस्था का समय होता है ये 9 दिनों का होता है, मतलब 9 डेज का इसका जो है टाइम ड्यूरेशन होता है। यह 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक होती है। मतलब जो पुटकीय प्रवस्था की अवधि होती है वो 28 दिन में से जो 5वां दिन होता है, 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक का की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है, पुटकीय प्रवस्था होती है या फॉलिकुलर फेज होता है। और यह प्रवस्था 9 दिनों की रहती है टोटल। अब आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि इस प्रवस्था में क्या होता है, जैसे ही एफएसएच जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहलाता है, तो इस प्रवस्था में एफएसएच का स्तर जो है उच्च रहता है। मतलब जैसे ही पुटकीय प्रवस्था आती है इसमें जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है इसका जो स्तर होता है यह उच्च स्तर पर होता है, जो कि प्राथमिक पुटका को ग्राफिकन पुटका में बदल देता है। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि देखिए जैसे ही एफएसएच का स्तर बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही कोई भी एफएसएच का स्तर बढ़ेगा तो एफएसएच का स्तर बढ़ेगा तो होगा क्या, यहाँ पे एफएसएच का स्तर बढ़ेगा तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल बनी है ये प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल में बदल जाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में, और फिर धीरे धीरे ग्राफियन फॉलिकल में जो है बदल जाएगी। ये जो लास्ट वाली फॉलिकल दिख रही है ये ग्राफियन फॉलिकल है। तो देखिए जो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये जो है प्राइमरी फॉलिकल से यहाँ पे चूंकि ग्राफियन फॉलिकल में बदल चुका है। तो जैसे जैसे एफएसएच का स्तर बढ़ता जाता है जो प्राथमिक पुटिका होती है वो ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि जो ग्राफियन पुटिका होती है तो ग्राफियन पुटिका की जो पुटकीय कोशिकाएं होती है, मतलब कोई भी जैसे ग्राफियन फॉलिकल है तो इसकी जो पुटकीय कोशिकाएं होती हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स द्वारा स्रावित करती है। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है इसका जो बढ़ता हुआ स्तर होता है वो एंडोमेट्रियम को मोटा करता है, वह इसे पुनः निर्मित करता है। देखिए चूंकि जब आतार्व प्रवस्था हुई थी तो वहां पे जो एंडोमेट्रियम की दीवार थी वो टूट करके रुधिर वाहिनी के रूप में या श्लेष्म के रूप में वो तो योनि से बाहर निकल रही थी, मतलब वहां पे एंडोमेट्रियम स्तर का ह्रास होता है। आतार्व प्रवस्था में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, कोई भी यदि एंडोमेट्रियम की परत है उसकी हानि होती है, क्षति होती है, मतलब एंडोमेट्रियम जो है टूट करके ही उसमें से रक्त का स्राव होता है। लेकिन जैसे ही पुटकीय प्रवस्था आती है उसमें एफएसएच का स्तर बढ़ जाता है, मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्तर उच्च हो जाता है और जो प्राथमिक पुटिका होती है वो ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है। अब इसके साथ ही साथ क्या होता है, जो ग्राफियन पुटिका होती है इसकी कई सारे पुटकीय कोशिकाएं होती है जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निर्माण करती है या स्त्रावण करती है। और यह एस्ट्रोजन जो होता है यह क्या करता है, जैसे ही एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता जाता है जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है यह मोटी होती जाती है, मतलब जो क्षति हुई एंडोमेट्रियम की दीवार थी वो धीरे धीरे पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करने लगेगी। मतलब इस पुटकीय प्रवस्था में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम नष्ट हुई थी उसका पुनः निर्माण होता है, क्योंकि इस प्रवस्था में जो एंडोमेट्रियम होती है उसका जो है पुनरुद्भवन होता है, इसीलिए इसे प्रचुरोद्भवन प्रवस्था भी कहते हैं। तो इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, प्रचुरोद्भवन प्रवस्था भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पुनरुद्भवन होता है, रीजनरेशन होता है किसका, जो एंडोमेट्रियम टूटी थी या टूट करके उसमें से जो भी रक्त का स्राव हुआ था एंडोमेट्रियम यहाँ पे पुनः क्रमशः इस अवस्था में धीरे धीरे जो है इस प्रवस्था में बनने लगती है। इसके अलावा देखिए गर्भाशय या यूट्रस, इसके अलावा जो ओवरीज या अंडाशय के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं ये पीयूष ग्रंथि द्वारा व अंडाशय द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स होते हैं उनके स्तर में परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं। मतलब कोई भी यदि रीजन हो रहा है तो वो दो ही रीजन से होगा, या तो अंडाशय के अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं उनमें कुछ परिवर्तन होगा या तो गर्भाशय के अंदर के जो हार्मोन्स है उनमें कुछ परिवर्तन होगा। तो इन दोनों के अंदर के जो हार्मोन्स उन्हें परिवर्तन के कारण ही ये प्रक्रियाएं होती है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, बेसिकली इसमें दो हार्मोन्स आते हैं, जो एलएच हार्मोन्स होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरा तो एफएसएच हार्मोन्स। इसका स्रावण जो होता है वो धीरे धीरे पुटकीय प्रवस्था में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब गोनेडोट्रोपिन जो होता है बेसिकली ये गोनेडोट्रोपिन जो होता है इसका स्तर जो है धीरे धीरे पुटकीय प्रवस्था में बढ़ जाता है, जो पुटिकाओं के विकास को प्रेरित करता
करता है, वह वृद्धि करती हुई पुटिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन्स के स्रावण को प्रेरित करता है। मतलब जैसे ही LH व FSH हार्मोन्स का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा, वैसे ही पुटकीय प्रवस्था में जो ग्रैफियन फॉलिकल है उसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह धीरे धीरे आसान होती जाएगी। और जो वृद्धि करती हुई पुटिकाएं होती है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण जो है उनके लिए भी प्रेरित करने लगते हैं ये दोनों हार्मोन्स। इसके अलावा जो FSH होता है वह LH का स्तर जो होता है वो आतर्व चक्र के मध्य में, मतलब जो 14वें दिन होता है, अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। देखिए ऐसा नहीं है कि FSH और LH का जो स्तर होता है वो 13वें दिन तक भी होता है, लेकिन इसका जो उच्च स्तर होता है वो जाके 14वें दिन पहुंचता है। मतलब जो आतर्व या मासिक चक्र होता है उसके मध्य चक्र के दिन ये जो है अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं। अब इसके बाद देखिए जो अंडोत्सर्ग प्रवस्था होती है इसमें क्या होता है, तो ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं इसको। देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि मध्य चक्र या 14वें दिन की यदि हम बात करते हैं, बेसिकली जो अंडोत्सर्ग होता है वो 14वें दिन होता है। आपसे पेपर में पूछा भी जाता है कि 28 दिनों के मासिक चक्र में जो अंडोत्सर्ग होता है वो किस दिन होता है, तो आपको याद रखना है कि 14वें दिन जो होता है, 14वें दिन क्या होता है जाकर के अंडोत्सर्ग होता है। अब देखिए इसके लिए आपको एक और चीज ध्यान में देखनी है कि जो मध्य चक्र या 14वें दिन जो होता है LH का स्तर अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है इसका जो स्तर होता है अपने अधिकतम स्तर पर होता है और इसे हम LH सर्ग कहते हैं। यानी इस बढ़े हुए स्तर को हम क्या कहते हैं, LH सर्ग कहते हैं। और यह सर्ग जो होता है यह अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक होता है। मतलब यदि LH सर्ग नहीं होगा या LH का स्तर यदि 14वें दिन नहीं बढ़ेगा तो अंडोत्सर्ग भी हो सकता है कि ना हो और इसके होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो LH का स्तर बढ़ता है यह जरूरी है, मतलब LH सर्ग होना जरूरी है, तभी अंडोत्सर्ग जो है होता है। देखिए आतर्व चक्र के 14वें दिन क्या होता है कि जो ग्रैफियन पुटिका होती है, हमने क्या बताया कि अंडाशय के अंदर जो डेवलप हुई ग्रैफियन पुटिका होती है या ग्रैफियन फॉलिकल होता है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। 14वें दिन जैसे ही आता है, मतलब अंडोत्सर्ग प्रवस्था जैसे ही आती है, 14वें दिन की जो प्रवस्था होती है वो अंडोत्सर्ग प्रवस्था कहलाती है। तो 14वें दिन जैसे ही कोई भी प्रवस्था आती है इसमें क्या होता है कि जो LH का स्तर होता है वो बढ़ जाता है, जिसे हम LH सर्ग कहते हैं। और जो आतर्व चक्र के 14वें दिन जो ग्रैफियन पुटिका होती है वो भी क्या हो जाती है, फट जाती है। वह इसमें स्थित जो द्वितीयक ओसाइड होते हैं, मतलब सेकेंडरी ओसाइड जो होते हैं, सेकेंडरी ओसाइड या हम ये कहें कि जो अंडाणु होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। मतलब अंडाणुओं के मुक्त होने की क्रिया ही क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। तो किसी भी अंडाणु का यदि अंडाशय से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। अब देखिए जैसे ही यहां से ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है आप यहां पे देख पा रहे हैं, जो मादा जनन चक्र है इसमें आपको जो अंडाशय के अंदर जैसे ही ओवम बना, 14वें दिन जैसे ही ओवम फटेगा, मतलब जैसे ही अंडोत्सर्ग होगा वैसे ही यहाँ पे अंडाशय के अंदर से ओवम निकलेगा। मतलब ग्रैफियन पुटिका जो होती है वो फट जाती है और यहाँ से ओवम या अंडाणु निकलेगा और किस वाले भाग में चला जाएगा, अंडवाहिनी के जो इनफंडिबुलम वाला भाग होता है वहां पे पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जैसे ही 14वां दिन होता है उसको हम अंडोत्सर्ग प्रवस्था कहते हैं, 14वें दिन की प्रवस्था को। और 14वें दिन जो ग्रैफियन पुटिका होती है वो फट चुकी होती है और उसमें से ओवम निकल करके इनफंडिबुलम में यानी कि अंडवाहिनी में जा चुका होता है। अब इसके बाद जो आखिरी अवस्था आती है या आखिरी प्रवस्था जो होती है वो होती है पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था, या इसको हम ल्यूटियल प्रवस्था भी कहते हैं। क्योंकि पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था क्या कहते हैं, क्योंकि अंडोत्सर्ग के बाद होने वाली यह प्रवस्था होती है। देखिए इस प्रवस्था में क्या होता है कि जो अंडोत्सर्ग के बाद आती है इस अवस्था की जो अवधि होती है वो 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक होती है। मतलब ओवरऑल आपने क्या देखा कि टोटल जो 28 दिन का मासिक चक्र होता है, 28 दिन की जो टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इस 28 दिन में से देखिए जो पहले स्टार्टिंग से लेकर के 5 दिन हुए ये तो पहली प्रवस्था होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज का टाइम कितना होता है, 1 से लेकर के 5 दिनों का। फिर 5 से लेकर के
13वें दिन तक का जो समय होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये फेलिकुलर फेज होता है। मतलब ये मुख्य रूप से क्या होती है, ये पुटकी प्रवस्था का समय होता है। तो 1 से 5 दिन का जो समय होता है यह आतर्व प्रवस्था का समय होता है, और 5 से लेकर के 13 दिन तक मतलब जो 9 दिन का समय होता है वो बेसिकली पुटकी प्रवस्था यानी कि जो फॉलिकुलर फेज होती है, तो ये फॉलिकुलर फेज की अवस्था होती है। इसके बाद देखिए 14वां दिन जो होता है, 14वां दिन जो होता है ये तो अंडोत्सर्ग मतलब यूं कहें हम कि ओवल्यूटरी फेज, तो ये ओवल्यूटरी फेज का दिन होता है 14वां दिन। इसके अलावा 15वें से लेकर के, तो 15वें से लेकर के जो 28वां दिन होता है, ये 15 से लेकर के 28वें दिन की जो प्रवस्था होती है यही ल्यूटियल फेज या पश्च अंडोत्सर्गीय प्रवस्था कहलाती है। तो ओवरऑल आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था होती है या ल्यूटियल प्रवस्था होती है यह अंडोत्सर्ग के प्रवस्था के बाद आती है, और इसी प्रवस्था में क्या होता है कि यही अवस्था जो होती है 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक होती है। अब देखिए अंडोत्सर्ग प्रवस्था के बाद क्या होता है, जो एलएच का स्रावन होता है वो खाली ग्राफियन पुटका से कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है। मतलब अंडोत्सर्ग हो जाने के बाद जो एलएच हार्मोन्स होता है बेसिकली जिसके देखिए अंडोत्सर्ग में क्या हो रहा था कि अंडोत्सर्ग होने के लिए एलएच प्रवस्था जो होती है मतलब जो एलएच हार्मोन्स की सक्रियता होती है ये ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो उसके बाद खाली जो एलएच का स्रावन होता है वो खाली ग्राफियन पुटिका से कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है। तो यहां से आपको दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है कि कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कहां होता है, तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कहां होता है, बेसिकली जो होता है अंडाशय में होता है। अंडाशय में क्यों होता है, क्योंकि जो ग्राफियन पुटिका फट चुकी है तो वो ग्राफियन पुटिका से ओवम निकल करके अंडवाहिनी में जा चुका है, और उसके बाद जो ग्राफियन पुटिका बची होती है वो कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करने लगती है। मतलब वही ग्राफियन पुटिका जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कार्पस ल्यूटियम में बदल चुकी होती है। तो कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करने लगते हैं एलएच हार्मोन्स जो होते हैं। और इसके अलावा यह एक पीले रंग की अंतःस्रावी रचना है जो बहुत अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावन करती है। जो कार्पस ल्यूटियम होती है यह एक बेसिकली पीले रंग की संरचना होती है, और यह अंतःस्रावी संरचना होती है क्योंकि अंदर से यह जो है तो स्रावित होती है, और पीले कलर की होती है, येलो कलर की जो होती है यह एक रचना होती है, और यह अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावन करती है। मतलब जो कार्पस ल्यूटियम बनी है ये कार्पस ल्यूटियम ज्यादातर मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावन करती है। इसके अलावा देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है यह एंडोमेट्रियम के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है जो एस्ट्रोजन द्वारा मोटी हुई थी। देखिए एस्ट्रोजन के प्रभाव से क्या हुआ था कि जो क्षतिग्रस्त हो गई थी एंडोमेट्रियम जो कि आतर्व प्रवस्था में क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो एस्ट्रोजन के बढ़ते हुए स्तर के कारण वो पुनः जो है संशोधित हो गई, मतलब पुनः जो है वह उसी प्रकार बन जाती है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये एंडोमेट्रियम का संरक्षण एक तरह से करता है। और इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है यह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को निषेचित अंडाणु के रोपण हेतु तैयार करता है। मतलब आपस में देखिए जैसे ही जो अंडाणु शुक्राणु से मिलेंगे मतलब निषेचित हो जाएंगे, उसके बाद गर्भाशय में स्थापित करने हेतु प्रोजेस्टेरॉन जो होता है यह अहम भूमिका निभाता है। और इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन होता है यदि इसमें कमी आ जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी के कारण क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है ये हासित हो जाती है, और अगला आतर्व चक्र जो होता है वह पुनः प्रारंभ हो जाता है। मतलब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी होती है तो एंडोमेट्रियम जो होती है यह पुनः हासित होने लगती है। मतलब जब एंडोमेट्रियम हासित होगी तो पुनः इसमें से रक्त या इसमें से श्लेष्मा जो है बाहर निकलेगा योनि के माध्यम से। मतलब पुनः जो है आतर्व चक्र जो होता है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे पुनः प्रारंभ होने लगेगा, क्योंकि आतर्व प्रवस्था में क्या होता है जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, कोई भी आतर्व प्रवस्था में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो 1 से लेकर के 5वें दिन तक क्या होता है रक्त का स्त्राव होता है, मतलब रजो स्त्राव होता है। तो इस प्रवस्था में बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी के कारण भी होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो होती है यह क्षतिग्रस्त होती है, और यदि क्षतिग्रस्त हो रही है इसका मतलब यह है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी हो रही है। तो जब भी प्रोजेस्टेरॉन की कमी आती है एंडोमेट्रियम की जो दीवारें होती है ये हासित होने लगती है और रजोस्त्राव करने लगती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि अगला आतर्व चक्र जो है पुनः प्रारंभ हो गया है। अब इसके अलावा
बाद देखिए जो रजो चक्र होता है, जैसे ही कोई भी महिला 45 या 15 ओवरऑल यदि हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप मैक्सिमम बात करेंगे तो 50 वर्ष ले लीजिए। तो 50 वर्ष की अवस्था में या 45 टू 50 एज की अवस्था में जैसे ही कोई भी मादा पहुंचती है, उसमें जो रजो चक्र होता है यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं, या हम उसे क्या कहते हैं, मोनोपाउज कहते हैं। तो जैसे ही रजो चक्र के समाप्त होने की व्यवस्था होती है वो कब होती है, तो पेपर में यहां से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह पूछा जाता है कि जो रजो चक्र होता है, मतलब जो मासिक चक्र होता है, यह प्रक्रिया कब समाप्त होती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि 45 टू 50 ईयर में। और इसके अलावा आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जो रजो चक्र समाप्त होता है तो इसको कहते क्या है, तो रजो चक्र का समाप्त होना क्या कहलाता है, रजो निवृत्ति कहलाता है या मोनोपाउज कहलाता है। अब देखिए जो रजो चक्र होता है इसको नियंत्रित करने वाले कई हार्मोन्स हैं, मतलब यदि इन हार्मोन्सों का कंट्रोल नहीं रहेगा तो जो रजो चक्र होता है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो संपन्न भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो रजो चक्र को संपन्न कराने के लिए या इसको नियंत्रित करने के लिए कई सारे हार्मोन्सों का होना आवश्यक होता है। जैसे सबसे पहले हमने क्या बताया था, एफएसएच हार्मोन्स जो होता है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है यह आतर्व चक्र में रिलीज होता है। फिर इसके बाद एलएच हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है तभी तो अंडोत्सर्ग होता है। एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने से क्या होता है, जो हासित हुई एंडोमेट्रियम होती है उसका पुनर्निर्माण होने लगता है। इसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन की यदि कमी हो जाती है तो एंडोमेट्रियम पुनः हासित होने लगती है। अब एक चीज और आपको यहाँ पे आखिरी में ध्यान देना है कि यदि निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम द्वारा जो स्रावित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का जो स्रावण होता है वो कम हो जाता है। देखिए यदि जैसे ही अंडोत्सर्ग हुआ तो अंडोत्सर्ग के बाद यदि निषेचन मान लीजिए नहीं होता, मतलब अंडोत्सर्ग के बाद देखिए क्या होता है कि अंडाणु तो अंडाशय से निकल करके अंडवाहिनी में चले जाते हैं। अब यदि इस कंडीशन में अंडवाहिनी में यदि शुक्राणु मिल जाते हैं अंडाणु से तो निषेचन होगा, अदरवाइज निषेचन नहीं होगा। तो जब निषेचन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम अंडाशय के अंदर बनी हुई होती है उसमें जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है उसका स्रावण जो होता है वह कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो कार्पस ल्यूटियम बनी होती है ना वो विघटित होने लगती है, और विघटित होने के बाद एक श्वेत संरचना बना लेती है, और उस श्वेत संरचना को हम क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे कई सारे चीज देखनी है। सबसे पहली चीज तो क्या देखनी है कि जैसे ही अंडोत्सर्ग हुआ, अंडोत्सर्ग के बाद यदि मान लीजिए कोई भी अंडाणु से यदि शुक्राणु मिल जाते हैं तो फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। अदरवाइज जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो कार्पस ल्यूटियम जिसका कि निर्माण किससे हुआ है, ग्राफियन फॉलिकल से हुआ है, तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या होती है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण जो होता है वह कम होने लगता है। और जब प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन्स का स्रावण कम होगा तो कार्पस ल्यूटियम क्या होने लगते हैं, विघटित होने लगती है या हासित होने लगती है, और विघटित होकर के यह एक श्वेत संरचना में बदल जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो चारों की चारों प्रवस्था है, सबसे पहली जो प्रवस्था होती है जिसको हम आतार्व प्रवस्था कहते हैं। आतार्व प्रवस्था में क्या होता है कि रजो चक्र जो होता है वह स्टार्ट होता है और ग्राफियन फॉलिकल का जो निर्माण होता है वह बेसिकली जो होता है पुटकीय प्रवस्था में होता है। मतलब आतार्व प्रवस्था में खाली ग्राफियन जो प्राइमरी फॉलिकल होता है उसका निर्माण होता है, लेकिन जैसे ही पुटकीय प्रवस्था आती है तो आतार्व चक्र में क्या हुआ है, जो एंडोमेट्रियम की दीवार है गर्भाशय की वो हासित होने लगती है, और रजोस्त्राव जो है मतलब जो ब्लड के रूप में जो रजोस्त्राव है वो बाहर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही पुटकीय प्रवस्था आती है, फॉलिकुलर फेस आता है, वैसे ही क्या होता है, वहां पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से क्या होता है कि जो हासित हुई एंडोमेट्रियम होती है उसका पुनर्निर्माण होने लगता है या उसका पुनरुद्भवन होने लगता है। मतलब दोनों का वही है, चाहे पुनरुद्भवन बोलो या आप चाहे पुनर्निर्माण बोलो। तो जो हासित हुई एंडोमेट्रियम होती है वह पुनः मोटी होने लगती है, और इस प्रकार से इसको हम प्रचुरोद भवन प्रवस्था भी कहते हैं। इसके बाद तीसरी प्रवस्था जो होती है जिसको हम अंडोत्सर्ग प्रवस्था बोलते हैं। तो देखिए 1 से लेकर के जो 5वें दिन तक की प्रवस्था होती है जिसमें कि रजोस्त्राव होता है उसको हम कहते हैं आतार्व प्रवस्था या मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। उसके अलावा जो 5वें से लेकर के जो 13वें दिन की प्रवस्था होती है जिसको हम पुटकीय प्रवस्था या फॉलिकुलर फेस कहते हैं। इस फॉलिकुलर फेस में क्या होता है, जो
प्राइमरी फॉलिकल बनी होती है उसका विकास होता है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल बदलेगी सेकेंडरी फॉलिकल में, उसके बाद टर्सरी फॉलिकल में, और इस प्रकार से ग्राफियन फॉलिकल का भी निर्माण हो जाता है। और जैसे ही जो LH हार्मोन्स होता है तो 14वें दिन, मतलब जैसे ही अंडोत्सर्ग प्रवस्था आती है तो 14वें दिन क्या होता है, जो LH हार्मोन्स की सक्रियता होती है यह अपने चरम सीमा पर होती है। और LH हार्मोन्स की सक्रियता को हम क्या कहते हैं, LH सर्ग कहते हैं। तो इस LH सर्ग के कारण ही अंडोत्सर्ग होता है। यदि LH सर्ग नहीं होगा, मतलब LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की यदि सक्रियता नहीं होती है तो क्या होगा, वहां पे इनका निर्माण भी नहीं होगा, मतलब जो अंडाणु होते हैं इनका अंडोत्सर्ग भी नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि LH हार्मोन्स की सक्रियता जो होती है इसकी चरम सीमा में होना आवश्यक है। मतलब LH हार्मोन्स की यदि सक्रियता बढ़ेगी तभी 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। और अंडोत्सर्ग के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो अंडाणु होते हैं वो अंडाशय से निकल करके जो अंडवाहिनी होती है, ओविडक्ट होती है, उसकी जो इनफंडिबुलम वाला भाग होता है वहां पे प्रवेश कर जाते हैं। अब इसके बाद तीसरी प्रवस्था जो आ गई अंडोत्सर्ग प्रवस्था। अब अंडोत्सर्ग प्रवस्था के बाद जो चौथी प्रवस्था होती है जिसको कि हम पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था या इसको हम ल्यूटियल प्रवस्था वह कहते हैं। जो ल्यूटियल प्रवस्था का समय होता है वो 15 से लेकर के 28वें दिन तक का समय होता है। और इस प्रवस्था में कई सारी एक्टिविटीज होती है। मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, जो LH का स्रावण होता है वो ग्राफियन पुटकल से कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करने लगता है। मतलब जैसे ही अंडाणु से, जैसे ही ग्राफियन पुटका से अंडाणु निकल जाते हैं उसके बाद जो ग्राफियन पुटका होती है वह कार्पस ल्यूटियम में बदल चुकी होती है। और यदि प्रोजेस्टेरॉन्स का लेवल जो होता है यह बेसिकली जैसे जैसे इसका लेवल कम होता जाता है वैसे वैसे जो कार्पस ल्यूटियम होती है यह विघटित होने लगती है। और कार्पस ल्यूटियम जो विघटित होती है तो यह एक श्वेत संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। और इस प्रकार से जो पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो कि बेसिकली जो यहाँ पे किशोरावस्था या हम ये कह सकते हैं जैसे यौवनावस्था प्रारंभ होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई होती है ये 11वें से लेकर के 13वें वर्ष की आयु तक स्टार्ट हो चुकी होती है। और जैसे ही 45 टू 50 ईयर के में जैसे ही कोई मादा प्रवेश करती है वैसे ही जो अंडोत्सर्ग होने की क्रिया होती है रुक जाती है, या हम ये कह सकते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है यह क्रिया रुक जाती है। और इस प्रकार से रजोनिवृत्ति हो जाती है या मोनोपाउज हो जाता है। मतलब जो रजोस्त्राव की प्रवस्था होती है या मासिक चक्र की जो प्रवस्था होती है यह 50 वर्ष के बाद जो होती है खत्म होने लगती है। और इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, मोनोपाउज कहते हैं या हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ पे जितनी की जितनी अवस्था है, मतलब जो आतर्व चक्र या मासिक चक्र की जो भी प्रवस्थाएं हैं चारों की चारों प्रवस्थाएं आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।